Hello and welcome back once again my dear all the students of class 11th। बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर के आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हाइड्रोजन के इस चैप्टर में हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा और हाइड्रोजन की पीरियडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में समझा। इसके बाद आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के बढ़ रहे हैं जो कि रिलेटेड है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर के, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर के, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को लेकर के और इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेकर के। सो चलिए आज के अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक नए मूड और एक नई एनर्जी के साथ में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज नोट इट डाउन द टुडेज टॉपिक ऑफ द हाइड्रोजन चैप्टर, दैट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, हमें यहां पर स्टडी करना है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। सो सबसे पहले आपको यहां पर आइसोटोप्स की मीनिंग पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स, इवन ये क्लास 9th का टॉपिक है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। ठीक है, सिंपल। कोई बता सकता है मुझे आइसोटोप्स क्या होते हैं? बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में आइसोटोप से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें आ रही होंगी, उसकी कुछ डेफिनेशंस आ रही होंगी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं और आप अपनी दिमाग की, माइंड की रिकॉलिंग के साथ में मेरी डेफिनेशन को मैच करिएगा और ये देखिएगा कि कितना हद तक आप करेक्ट हैं। ओके, ठीक है। सो बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं? यहां पर है आइसोटोप्स। ठीक है, बेसिकली आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो अपने आप में उनके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन हो या उनके जो है एटॉमिक नंबर्स सेम हो लेकिन उनके अंदर के न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से उनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस आ जाता है। ये बेसिकली सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट्स के। सो एक ही तरह के एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस का मिलना, वो सारे एलिमेंट्स का उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, सो दोज एटम्स विच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस विच आर नोन एज द आइसोटोप्स। मेरे ख्याल से आपकी जो डेफिनेशन है, अगर आपने सही सोचा तो ठीक है, अदरवाइज इसको करेक्ट कर लीजिए। सो आइसोटोप्स की हमें यहां पर मीनिंग पता चल गई। अब आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन के ही डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हमें मिलते हैं जिनका की एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग होता है। और एटॉमिक मास अलग क्यों हुआ? सो एटॉमिक मास अलग हुआ उनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है उस एलिमेंट के एटम में, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग होने की वजह से उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे हम ये देखते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन? ये भी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में थोड़ा कुछ न कुछ आ रहा होगा, पर ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है हम इसे क्लियर कर लेते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 तरह से पाए जाते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन।
कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बच्चों, ये होता है प्रोटियम, ठीक है, नंबर 1 इज द प्रोटियम, नंबर 2 इज द ड्यूटेरियम, ओके, ड्यूटेरियम, and number 3 will be the ट्राइटियम, ठीक है। सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम याद कर लीजिए, ठीक है, याद एकदम दिमाग में आके आ जाए कि हाँ हमको इस तरह से एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है, ओके, करेक्ट। प्रोटियम बच्चों, प्रोटियम को हम शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन। प्रोटियम से पी नहीं हो गया, जबकि प्रोटियम को हम शॉर्ट फॉर्म में एच से इंडिकेट करते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट में इन तीनों तरह के आइसोटोप्स हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा अमाउंट में लगभग 99.9% लगभग प्रोटियम ही मिलता है, जबकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा हम इनका यूज नहीं करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ड्यूटेरियम को डी से इंडिकेट किया जाता है और ट्राइटियम को शॉर्ट फॉर्म में हम टी से इंडिकेट करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन को ही हम डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इन तीनों के एटम को हम डाई एटॉमिक फॉर्म में इनके मॉलिक्यूल को बता सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम H2, ठीक है, इसको हम D2 और इसको हम T2 के नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा P2, ठीक है, H2 D2 T2। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब इससे रिलेटेड बच्चों जो प्रोटियम का जो एटम है, हम इसे फिर से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अभी मैं फिलहाल यहां से 2 को हटा दे रहा हूं और इसका एटॉमिक फॉर्म ले रहा हूं। अगर 2 लगा देंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। सो हाइड्रोजन H, इसका जो सिंबलाइजेशन होता है वो हम करते हैं 1H1 से, ठीक है, 1H1, राइट, 1H1। इसे हम करते हैं 2H1, ठीक है, 2H1, या इस हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 3H1, ठीक है। अब ये प्रोटियम 2H1 को हम ड्यूटेरियम डी से लिखे और 3 हाइड्रोजन के 3H1 को हम ट्राइटियम से इंडिकेट करते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या हुई बच्चों? इसकी मीनिंग ये हुई कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, सॉरी यहां पर जरा लेते हैं, एक बार थोड़ा पीछे लेते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इसके पास हुआ, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटियम एक इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन, लेकिन 0 न्यूट्रॉन नहीं इसके पास होता है, ठीक है। इसीलिए इसका एटॉमिक मास 1 है। ये ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया। सो एटॉमिक मास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिलाकर के 2 हो गया लगभग, ठीक है, लगभग क्या पूरा ही हो गया, 2 हो गया। इस केस में, ट्राइटियम के केस में बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, 2, ठीक है, 2। तो 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों मिलकर के कितने हो गए, 3, 2 + 1 = 3। सो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रही? तो कुछ इस तरह से। सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका जरा हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं जल्दी से। इसमें देखिएगा, प्रोटियम को कुछ हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये सेंट्रल न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहरी एक जो सेल हो गई, उस सेल में क्या आ गया, यहां पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, प्रोटियम।
ड्यूटेरियम को लेकर के बच्चों, ड्यूटेरियम में यहां पर सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 2, और बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये ऐसे में ई कर देता हूं, ठीक है, ऐसे समझिए। ट्राइटियम के केस में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो ट्राइटियम के केस में यहां पर एक प्रोटॉन सेंटर में न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो टोटल मिलकर हो गए 3 एटॉमिक मास, और बाहर की सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। सो कुछ इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड हम आगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाइड्रोजन के। बच्चों जैसा ये मैंने कहा कि सिंपल हाइड्रोजन, ये यानी कि प्रोटियम, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है और इसे हम H सिंबल से डिनोट करते हैं। इसे हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं, यानी कि ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के सब्सटेंसेस होते हैं। सिंगल एटम में ये बहुत ही हाई टेम्परेचर या स्पेसिफिक कंडीशन पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगली ऐसे डिनोट नहीं करते बल्कि H2 के नाम से जानते हैं, यानी कि डाइहाइड्रोजन। सो अब आगे के टॉपिक में, इसके आगे आइसोटोप्स के बाद हम डाइहाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए डाइहाइड्रोजन क्या होता है ये हम देखते हैं। लेट्स सी। बच्चों our next topic is the डाइहाइड्रोजन, ठीक है। डाइहाइड्रोजन मीन टू से H2। ये आप जानते हो कि हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके, ठीक है, 2 एटम आपस में मिल करके H2 का फॉर्मेशन करते हैं, डाइहाइड्रोजन, ठीक है। H2 को हम डाइहाइड्रोजन ही कहते हैं। अब इस डाइहाइड्रोजन से रिलेटेड बच्चों हमें इसकी प्रिपरेशन को पढ़नी है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन। अगर हमें लेबोरेटरी में बनाना हो, हाइड्रोजन की टेस्टिंग करनी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। कमर्शियल बेसिस पर बाहर यानी कि इंडस्ट्रीज में बेचने के लिए या फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर इसका अमाउंट जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम कमर्शियल प्रोसेस कहते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो इनका हम प्रिपरेशन अब जरा समझते हैं कि इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चों प्रिपरेशन करने के इनके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक। डाइहाइड्रोजन के प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ H2 डाइहाइड्रोजन, ठीक। अब इससे रिलेटेड बच्चों 2 है, एक तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, और एक दूसरा है कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन। यानी कि कमर्शियल प्रिपरेशन को हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चों हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन में यानी कि केमिस्ट्री लैब में हम हाइड्रोजन को भी डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ठीक। और हम लैबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लैबोरेटरी बोलते बोलते मैं कभी कभी लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, बट डोंट माइंड, कोई बात नहीं, ये तो हमारी क्लास चल रही है तो इसको हम समझ सकते हैं। मेरा मतलब आपसे कहने का क्या है, कोई बात नहीं, ठीक। लैबोरेटरी प्रिपरेशन में बच्चों सबसे सिंपल
हम हाइड्रोजन को मेटल और वाटर के साथ में रिएक्शन करा करके ऑब्टेन कर सकते हैं। मींस रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द वाटर। बेसिकली हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस, मेटेलिक सब्सटेंसेस जो कि वाटर के साथ में डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाटर के साथ में रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रिएक्शन करके और फिर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करते हैं। इनकी टेस्टिंग को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए एक मैचस्टिक हम लेकर के जाते हैं और मैचस्टिक में जब बर्निंग मैचस्टिक जो है बर्न करती हुई हाइड्रोजन गैस के सामने आती है तो हाइड्रोजन इज अ वेरी मच इनफ्लेमेबल गैस, बहुत तेजी के साथ में ये आग पकड़ लेती है। तो पॉप साउंड के साथ में ये गैस जलती है, पॉप की आवाज आती है, जिससे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बर्निंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, इससे हमें पता चलता है कि हाँ निकलने वाली गैस कौन सी है, वो हाइड्रोजन है, खुद जलती है। ठीक है, जैसे लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, एक हम टेस्ट ट्यूब सपोज हमने ले लिया, ओके, ऐसे सपोज ये टेस्ट ट्यूब फॉर एग्जांपल, और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हमने यहां पर मेटल ले लिया। मेटल मीन टू से फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोडियम मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा एक डाल दिया, डाल करके इसके अंदर हमने तुरंत ही थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, पानी यानी कि वाटर H2O डाल दिया और तुरंत ही इसके ऊपर हमने कॉर्क लगा करके बंद करके और उस कॉर्क के अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब को पास कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे यहां से डिलीवरी ट्यूब, ठीक, और ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये यहां से ऐसे। ठीक, अब यहां पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्शन कैसे, जैसे सोडियम और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट इसमें बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 का लिबरेशन यहां पर होता है। इसको अगर हम बैलेंस कर दें तो यहां पर 2 और फिर यहां पर 2 और फिर यहां पर 2, ठीक है, 2 फिर 2 2 2 2 4 और इसके साथ, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहां ये देखिए तो हाइड्रोजन यहां से गैस निकल रही है विद द और एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है NaOH का। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये दोनों चीजें आपस में रिएक्शन करेंगी और यहां से एक गैस उठना शुरू होगी। यहां पर तो ये बंद होता है पूरा, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि कॉर्क लगा करके इसको बंद कर देंगे और बंद करने के साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि पासिंग ट्यूब, ये जो हमारी डिलीवरी ट्यूब है जिसको हम पासिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, यहां से गैस ऊपर से, क्योंकि ये खुली हुई होती है, ठीक है, ये यहां से खुली, तो इसमें से गैस होते हुए यहां से यहां पर ऐसे निकलती है। अब इस जगह पर अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक यहां पर अगर हम लगाते हैं तो लगाने पर ये हाइड्रोजन गैस जलती है और जल करके यहां पर पॉप साउंड निकालती है। ठीक है, पॉप साउंड, पॉप की आवाज निकलती है जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया? सो इन द लेबोरेटरी वी कैन प्रिपेयर द हाइड्रोजन गैस विद द हेल्प ऑफ द मेटल्स। मेटल्स में जैसे मैंने कहा सोडियम या फिर पोटेशियम भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर KOH और फिर हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होता है, या फिर कैल्शियम के साथ में भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमारी कुछ इस तरह से होती है बच्चों। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे
अच्छा जो मेथड आता है, सिंपल मेथड आता है और चीप मेथड आता है, यानी कि कम दाम में ज्यादा काम, इंडस्ट्रियल मेथड। भाई बड़े पैमाने पर पैदा करना है हमको हाइड्रोजन गैस, तो हम ऐसा कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें जिसमें कि कम से कम हमारी लागत आए लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन मिले। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिलता है हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन गैस को वाटर प्रोड्यूसिंग गैस भी बोलते हैं, वाटर जनरेटिंग गैस, यानी कि एक ऐसी गैस जिससे कि हम वाटर बना सकते हैं। उल्टा अगर हम कर दें, सो वाटर को अगर हम डिसइंटीग्रेट करें यानी कि तोड़ें, अब तोड़ना कैसे है, सो तोड़ना है हमें इसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस में कौन सा, तो वाटर। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम वाटर का प्रिपरेशन करते हैं और इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं कमर्शियल मेथड के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड के लिए। नंबर सेकंड मेथड के लिए इसमें वाटर, बच्चों वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसेस लिबरेट होती हैं बच्चों, टूटती हैं। वाटर एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें एक कैथोड की प्लेट, एक एनोड की प्लेट डालते हैं और इसको हाई वोल्टेज पर कनेक्ट करते हैं। यहां से पूरा वाटर भर दिया जाता है, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये होता है H2O डिस्टिल्ड वाटर। ये पॉजिटिव प्लेट है, सो इससे कनेक्टेड ये जो रॉड है, इस रॉड को हम एनोड रॉड बोलते हैं और नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड रॉड को हम कैथोड रॉड बोलते हैं, ठीक है। वाटर यहां पर है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर दो भाग में टूटता है, पार्ट टूट जाता है और टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होती है, यानी कि H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। सो ऑक्सीजन नेगेटिव है, जाता किस इलेक्ट्रोड की तरफ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है, यानी कि यहां पर इस जगह पर ऑक्सीजन गैस मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन O2 मिलती है कहां पर, एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये कहा जाती है कैथोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज की तरफ। यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आकर के चिपकते हैं, यानी कि H2 गैस की जगह पर मिलती है, H2 गैस कैथोड पर मिलती है, ठीक है बच्चों। सो इंडस्ट्रियल हम इसे कमर्शियली इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक कमर्शियल मेथड और बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सिन गैस प्रोडक्शन या फिर वाटर गैस प्रोडक्शन, ठीक। वो कैसे होता है वो भी जरा हम देख लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस को लेकर के। यहां पर देखिए सेकेंड मेथड में हम कार्बन यानी कि कोल या फिर कोक के ऊपर हाई प्रेशर से स्टीम को प्रोवाइड कराते हैं। स्टीम का मतलब वाटर, ठीक है, और यहां पर इन दोनों से मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दो तरह की गैसेस का प्रोडक्शन होता है, इन दोनों गैसेस का मिक्सचर होता है। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को बच्चों हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस नाम याद रखिएगा, वाटर गैस। Which gas is known as the water gas? So the mixture of carbon monoxide CO and H2 is known as the water gas. Okay, ध्यान रखिएगा।
इस प्रोडक्शन में, इस तरह के प्रोडक्शन में ये जो CO और H2 है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का भी जनरेशन होता है। इसलिए इस प्रोडक्शन को हम सिंथेसिस प्रोडक्शन या सिंथेसिस गैस प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस, ओके, गैस प्रोडक्शन, सिंथेसिस गैस प्रोडक्शन या फिर सिन गैस, ठीक है, सिन गैस, इसको हम सिन गैस के नाम से भी जानते हैं। सो वाटर गैस या फिर ये क्लियर है, प्रोडक्शन समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और लेबोरेटरी प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज, चौक गिर गई मेरी, चौक उठा लिया मैंने, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करना होता है। नंबर 1 इज रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड नंबर 2 इज नोन एज द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन गैस यानी कि डाइहाइड्रोजन गैस एक टेस्टलेस गैस होती है, ठीक, एक ऑर्डरलेस गैस होती है। टेस्टलेस नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं होता, कुछ भी इसमें स्मेल नहीं होती है, ओके। दूसरी बात अगर हम करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, सो सॉल्युबिलिटी को लेकर के ये गैस वाटर में कुछ हद तक यानी कि स्प्रिंगली, थोड़ी सी कुछ लेस सॉल्युबल होती है, बहुत ज्यादा तो सॉल्युबल नहीं होती बट लेस सॉल्युबल होती है, ठीक है। तीसरी सबसे इसकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि बर्निंग क्वालिटी, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि हाईली इनफ्लेमेबल क्वालिटी। ये गैस बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक है। हल्की सी आग लगने पर भी बहुत तेजी के साथ में बम की आवाज के साथ में ये जल जाती है, बहुत तेजी के साथ आवाज करती है, तो काफी ज्यादा खतरनाक गैस ही होती है। तो अलग अलग तरह की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई, ठीक। बहुत ही लाइट गैस होती है क्योंकि हल्की है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत ही लाइटेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत एटॉमिक मास कम है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट होगी। हल्की गैस होती है इसलिए ऊपर निकल जाती है, बलून के अंदर अगर हम भर दें तो बलून सीधे ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा, तो बहुत ही लाइट वेट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें सो काफी ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है ये केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर को फॉलो करता है। पॉजिटिव क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब कोई ऐसा सब्सटेंस इसके पास आया जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो यहां पर इसका कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस आया जिसके इलेक्ट्रॉन को ये खुद खींच ले, तो यहां पर उसका इसका कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो जाता है। जैसे अगर इसको हम हाइड्रोजन को केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे अगर हम सोडियम के साथ में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तब क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम पे बैलेंस कर लेते हैं, तू यहां लगा दिया, तू यहां लगा दिया, तो बैलेंस हो गया। पोटेशियम के साथ में अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? तब पोटेशियम हाइड्राइड KH हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, नहीं सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। ले लेगा ना तो निगेटिव हो जाएगा, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ले लेगा, निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा।
लेकिन इसी का रिएक्शन अगर हम निगेटिव सब्सटेंसेस के साथ में कराएं, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम हैलोजन के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन के साथ में अगर हम कराते हैं तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन को, तब देखिए क्या, क्लोरीन हाईली निगेटिव, तो ये इसके क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, तब यहां पर इसका पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, यहां पर इसका निगेटिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो करता है। यहां पर क्या बन जाएगा, HCl, बैलेंस कर देंगे तो 2HCl हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब्सटेंसेस के साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, दैट इज नोन एज द हैबर प्रोसेस, दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ में होता है एट 673 केल्विन विद हाई प्रेशर, और ये बनाता है NH3। इसको बराबर अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस, जिसमें कि कमर्शियली बहुत बड़ी मात्रा में अमोनिया गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ फिर इसका यूज। सो बच्चों यूज तो बहुत सारा है, जैसे हाइड्रोजन गैस को कई सारे कंपाउंड्स बनाने में, हैबर प्रोसेस जैसा ये मैंने कहा कि हैबर प्रोसेस एसिड के प्रोडक्शन में, ठीक है। सो अलग अलग तरीके के फिर इसके यूजेस हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं। आइसोटोप्स, फिर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लेबोरेटरी प्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आप एक अच्छी सी बढ़िया सी नोट्स अपने पास बना लीजिए, ताकि एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के आपके पास एक मटेरियल कलेक्ट है और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। आई होप कि आपको आज की इस क्लास में जो चीज़ें मैंने समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। नहीं भी आई, दोबारा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार दो बार देख लीजिए, अपने जो दोस्त हैं उनको